चलिए हम शुरू से आते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। 12th में जो बिजनेस स्टडीज पेपर है उसमें हमारा चैप्टर 3 है एंड चैप्टर 3 आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है। क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट। We have already discussed chapter 1 and chapter 2. The chapter 1 was nature and significance of management and chapter 2 was principle of management, जिसमें आपने हेनरी फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल आपने पढ़ा एंड टेलर के 4 प्रिंसिपल देखो। उसके अलावा साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर भी देखा। साइंटिफिक टेक्निक आपने फंक्शनल फोरमैनशिप, वर्क स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन वर्क, आपके और क्या थे, पीस रेट सिस्टम था आपका, है ना। तो ये सब चीजें प्रिंसिपल इन द सेंस की पॉलिसी, सिद्धांत, जो नियम नीति जिसको हम फॉलो करेंगे, यानी फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस, फॉर सक्सेस एंड फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस वी हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल, वी हैव टू मेंटेन आवर प्रिंसिपल, यानी कि हमें हमेशा अपने प्रिंसिपल को फॉलो करना है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे हमारा लाइफ क्यों ना हो। अब जब हम वहां से निकलते हैं तो एक बिजनेस की बात करते हैं। जैसे बिजनेस स्टडीज में हमें बिजनेस करना, यानी बिजनेस को करना नहीं सीखना है, बिजनेस को कैसे ग्रो और एक्सपैंड करना है। देखो, दुकान सब चलाते हैं। अगर मेरे पास 50,000 रुपया हो और कुछ भी नहीं दिखे तो मार्केट में हम एक दुकान खोल देंगे। हो सकता है 50,000 से 50 लाख बना ले। 50 लाख से 50 करोड़, 500 करोड़, 500 करोड़ जो बनाना होगा तो कहीं ना कहीं हमको फिर मैनेजमेंट चाहिए होगा। एक छोटा सा बिजनेस चल रहा है तो वहाँ मैनेजमेंट नहीं, जैसे ढाबा वगैरह जाते होंगे तो वहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं रहते हैं। जब लेकिन आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ मैनेजमेंट होते हैं। ढाबा पर गए खाना खाने तो देखिएगा कोई खाना खा के उठा है तो इसी थाली पड़ा हुआ है, जब बोले ओ थाली हटाइए ना, वहाँ नीचे गंदगी है, साफ करवाइए ना, तो वहाँ बोलना पड़ेगा। लेकिन जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो पहले से ऑलरेडी वो साफ रहता है। वेटर पहले आपको पानी का बोतल दे देता है, ठंडा पानी का बोतल, तो वहाँ मैनेजमेंट होता है। उसी मैनेजमेंट का वो चार्ज करता है। दोनों जगह आप खाना खाते हैं, दोनों जगह आप मान लीजिए पनीर खाना या कोई भी आइटम खाना है तो वही आइटम खाते हैं। हाँ, थोड़ी उसकी जो हम कह सकते हैं कि जो उसका बनाने का तरीका और या उसको सजाने का तरीका थोड़ा अलग। सजाना समझते हैं ना, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, उसको मेकअप करना, जैसे मेकअप कर देना अलग होता है। और सजाने का तरीका और आपसे अच्छे से बिहेव कर रहा है और अच्छे से परोस रहा है, उसी का वो पैसा चार्ज करता है एक्स्ट्रा। मैनेजमेंट यही कहता है, मैनेजमेंट यही कहता है कि जब हम मैनेज पर प्रॉपर ढंग से कोई चीज करते हैं तो उसी का हम चार्ज करते हैं। आप अगर कहीं भी जैसे आप मॉल कोई ब्रांडेड कपड़े लेते हो और नॉन ब्रांडेड कपड़े, तो आपको पता चल जाता है कि किसके प्रोडक्ट महंगे हैं। तो सिंपल सी बात है, जब हम बिजनेस को स्टडीज पढ़ रहे हैं तो बिजनेस स्टडीज में जो चैप्टर 3 है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या कहता है कि जो हमारा बिजनेस होगा वो बिजनेस उस इन्वायरमेंट के लिए फेवरेबल है कि नहीं है। क्या वो बिजनेस हमारा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्या वो बिजनेस हमारा चलेगा कि नहीं चलेगा, वो जरूरी है। जैसे कोई इंसान जब माइग्रेंट होता है या कोई इंसान कहीं बसता है, बसना मतलब कि कहीं मतलब कि इस्टेब्लिश करता है अपने आप को, मतलब कि वहां पर सोचता है कि अब हम यहीं अपना जिंदगी जिएंगे, तो पहले वो लोकेशन देखता है, फिर देखता है कि हमारे नीड एंड वांट्स क्या है, हमारे बच्चे का एजुकेशन प्रॉपर होगा कि नहीं होगा, अगर मेडिकल इमरजेंसी आएगी तो हॉस्पिटल है कि नहीं है, कोई अगर लीगल प्रॉब्लम्स आएगा, कोई चोर वगैरह कोई ऐसा कुछ होता तो पुलिस थाना कितना दूर है, हमारे पास अगर कैश होंगे तो बैंक में जमा करें तो बैंक कितनी दूर पे, अगर हमको कहीं बाहर जाना है तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रॉपर होना है कि नहीं है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट। किसी शहर में अगर रेलवे स्टेशन नहीं है तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी शहर में बस स्टैंड नहीं तो प्रॉब्लम हो गई। आप देखेंगे हर देश का जो राज्य है, सॉरी जो इंडिया है उसके जो स्टेट है और इसके हर कैपिटल में एयरपोर्ट है कि नहीं है। तो ये एयरपोर्ट भी काफी मायने, क्योंकि स्टेट का कैपिटल है तो वहां पर अमीर लोग और जो भी मतलब कि दूसरे देश की या कोई बिजनेस डेलीगेट है तो फ्लाइट से ही आएंगे, तो एयरपोर्ट का होना भी कितना इंपॉर्टेंट है। तो एयरपोर्ट हर जगह तो नहीं बन जाता, बस स्टैंड हर जगह नहीं बन जाएगा, उसका एक प्रॉपर क्या होता है, इन्वायरमेंट देखा जाता है कि हम बस स्टैंड लगा रहे हैं, बना रहे हैं, हम मान लो कि बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं, हम कॉलेज खोल रहे हैं, हम कोई ब्रांडेड शोरूम खोल रहे हैं, हम कार की शोरूम खोल रहे हैं, हम कोई क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं, तो हमें क्या देखना पड़ता है, इन्वायरमेंट। बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आपको बिहार में नहीं मिलता है, पटना में नहीं है, मुझे पटना में है लेकिन उतना होता नहीं है, मुजफ्फरपुर में नहीं है। नीड है कि नहीं है? आप देखेंगे छोटे शहर में मेट्रो स्टेशन नहीं है, मेट्रो ट्रेन है नहीं है,
पटना में बन रहा है। तो ये है इन्वायरमेंट, सराउंडिंग्स, जिस सराउंडिंग्स में हमारा बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एज अ बिजनेसमैन, एज अ प्रोड्यूसर, हमें एनालिसिस करना पड़ता है जिसका नाम है पेस्टल एनालिसिस। ये याद रखिएगा, पेस्टल, यानी किसी बिजनेस को करने के लिए आपको ये एनालिसिस करने की जरूरत है। पेस्टल तो बोले तो क्या बोलोगे? पेस्टल, पिस्टल मत बोल देना, पेस्टल, ठीक है। PESTL, बिजनेस इन्वायरमेंट यही है। बस ये चैप्टर खत्म। अब पेस्टल क्या है समझिए। ये आपको हम 11th में बताया होंगे पेस्टल, जब हम कॉमर्स शुरू किए थे 11th में, कॉमर्स 11th में अकाउंटेंट्स, तो वहां पेस्टल बताए थे। क्यों बताए थे? क्योंकि देखिए जो हमारी जो बिजनेस जब शुरू होता है, आप स्मॉल स्केल एक छोटा बिजनेस करते हैं, आप ऑर्गेनाइज बिजनेस करते हैं, अनऑर्गेनाइज करते हैं, आप कोई बिजनेस सर्विस देते हैं, आप कोचिंग खोलते हैं, आप क्लिनिक खोलते हैं, आप लॉयर की तैयारी करते हैं, किसी भी चीज को, यानी जहां भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं ना, क्या बात करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं। हमें एज अ बिजनेसमैन हमें एनालिसिस करना पड़ता है, पेस्टल एनालिसिस। विदाउट पेस्टल एनालिसिस बिजनेस कांट सक्सीड, बिजनेस कांट ग्रो। अब ये पेस्टल क्या है सर? तो पेस्टल जो है ये P स्टैंड करता है पॉलिटिकल। आप देख रहे हैं कि अभी ईरान जो है अपना ड्रोन अटैक, बॉम्ब अटैक किया है इजराइल पे। उससे पहले इजराइल जो है अटैक किया था फिलिस्तीन पे। फिलिस्तीन में एक हमास एक संगठन है, वो हम अटैक किया था। तो ये यानी इजराइल का हमेशा डिस्प्यूट रहता है, इजराइल जवाब भी देता है। तो इससे क्या ना पीस नहीं आता है, PEACE, पीस, पीस मतलब शांति। और इससे क्या है ना पॉलिटिकल इम्बैलेंस होता है। दो कंट्री की लड़ाई के कारण दूसरे कंट्री पे भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है, बिकॉज कंट्री जो है ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनी है लाइक टाटा, रिलायंस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हेलो जल्दी बोलो, कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? अरे भाई बात वर्किंग टाइम तो मत करिए। कंपनी से लगे पंद्रह। हाँ, तो जब होता क्या ना कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है तो उनके तो प्रोजेक्ट्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज फ्रॉम एट ग्लोबल लेवल रहता है। तो दो कंट्री के डिस्प्यूट के कारण तीसरे कंट्री या और भी कंट्री को क्या होता है, नुकसान होता है पॉलिटिकल। अभी जो 2024 चल रहा है, तो 2024 में अमेरिका में इलेक्शन है, इंडिया में इलेक्शन है, रसिया में हुआ, जर्मनी में भी शायद है। तो बहुत बड़े बड़े कंट्री में इलेक्शन है। अब जैसे भारत में इलेक्शन है, तो आप देखते होंगे कि रूलिंग पार्टी है। अब रूलिंग पार्टी जो है वो क्या चाहेगा कि 5 साल और हम रहें, लेकिन जो एंटी पार्टी है वो कहेगा कि नहीं, रूलिंग पार्टी को हटा के हम रहेंगे। अब क्या इससे बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ सकता है? अगर बीजेपी का सरकार खत्म हो जाए और दूसरी सरकार आ जाए तो पड़ जाएगा। अब बीजेपी ही रह जाए तो क्या पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो भी पड़ेगा। आप अपने डिसीजन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और जो पॉलिसी लाए उसको और बड़े लेवल से कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो क्या एक पॉलिटिकल इंपैक्ट बिजनेस पे पड़ता है नहीं पड़ता है? सरकार चेंज है या सरकार में कोई नीति, सरकार क्योंकि जानते होंगे जैसे आप यहाँ मुझे बिहार में जो रीजनल लेवल पे सरकार जो है, अभी तो गठबंधन में हो गया बीजेपी और जदयू। कभी कभी तो याद नहीं रहता किसका सरकार अभी चल रहा है, कभी आरजेडी और जदयू रहता है, कभी कभी बीजेपी। तो अब मान लीजिए जदयू सरकार, नीतीश कुमार नहीं रहे, एज सीएम नहीं रहे, उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया जाए कि जाइए आप सर रेलवे संभालिए। ऐसा रेल मंत्री नीतीश कुमार रह चुके हैं, लालू यादव भी रेल मंत्री रह चुके हैं, ममता बनर्जी भी रेल मंत्री रह चुकी है। तो हो सकता है कि उनको बोले कि सर आप रेलवे संभालिए, आप मुख्यमंत्री रहते हैं तो हमको डर रहता है कि फिर अगला बार हमसे हाथ छोड़ के
दूसरा हाथ पकड़ लीजिएगा। नीतीश के साथ ये ना प्रॉब्लम है, नीतीश कुमार के साथ। बीजेपी अगर मान लो कि नीतीश कुमार सीएम बन जाता है तो बीजेपी को क्या डर रहेगा कि बाद में कुछ हुआ तो फिर हमको छोड़ के आरजेडी के पास चल जाएगा। तो एक काम करते हैं, नीतीश कुमार को केंद्रीय मंत्री बना देते हैं कि सीएम का टेंशन ही खत्म हो जाएगा, उनका लालच जो सीएम बनाएगा खत्म हो जाएगा। ऐसा कर सकता है बीजेपी, मान लेते हैं। अब सपोज कि दूसरी सरकार आए तो बोले कि चलो बिहार में जो शराबबंदी थी उसको हम खत्म कर देते हैं, अब शराबबंदी नहीं रहेगा। क्या तो शराब बेचने वाले जो बिजनेसमैन होंगे उसका तो दिवाली निकल जाए, दिवाली होगा, मतलब दिवाली नहीं दिवाली होगा कि भैया चलो आप शराब का बिजनेस पड़ेगा। तो पॉलिटिकल फैक्टर जो होता है वो भी बिजनेस में क्या करता है, इम्पैक्ट। तो हमें बिजनेस जब करना है तो हमको ये भी इम्पैक्ट को क्या करना है, देखना है। दूसरा है ई फॉर होता है इकोनॉमिकल। क्या होता है बेटा, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब परचेजिंग कैपेसिटी, परचेजिंग पावर। एक काम करिए, इसको पढ़िए, हम आ रहे हैं। सारा रिकॉर्ड हो गया है, ध्यान रखिएगा। आगे का होता है सर, कभी कोई पता उसके साथ क्या है, वो लिरिक्स वाला है कि यूट्यूब का लिरिक्स। कैप्शन। अच्छा ये बताओ, हाँ कैप्शन आता है क्या? आता है सर, जो आप बोलिए क्लास में होके हम कैप्शन लिखा आप लोगों को करने आता है? हम वीडियो बनाते हैं तो हमको भी वैसे ही कैप्शन जनरेट करना है, कैसे होगा? आपको आता है? आता है। मेरा कैप्शन आता है वीडियो? अरे वाह, हमको तो पता ही नहीं था। सर मान लीजिए क्लास में कुछ भी बात होगी इसका आ जाएगा। सच में आता है? Yes, sir. क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ सर देखिए सर जरा कोई बच्चा बतियाता है आज लोग डाल देंगे वो। आज का आपका मोए मोए होगा। आप कहीं देखिए बताया तो कहाँ है अकेडमी कोर्स का वीडियो कहाँ है? फनी वीडियो आपको सर्च करना होगा। आप कहाँ सर्च कर रहे हैं? कहाँ सर्च कर रहे हैं? यूट्यूब पे जाके। यूट्यूब पे आप यूट्यूब पे ओ हम यूट्यूब में जाएंगे, सॉरी दिमाग खराब हो गया। 2 दिन से हम यही गाना सुनते हैं। हाँ बस ठीक है। कैप्शन, कैप्शन बोलते हैं ना? यस सर। कैप्शन बोलते हैं। कहाँ है मेरा वीडियो? तो आपको एक वीडियो बता रहे हैं आपको, वही देखिए सर्च सीरीज एकेडमी ऑफ कॉमर्स कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। कॉमिक्स का चैप्टर 2 ये रहा सब आ गया सर। ये रहा सर आपका फर्स्ट में। अरे सर नहीं ना कोई थोड़ा खराब दिख रहा है। कैप्शन है वो सर। एकदम सही है। कहाँ है कैप्शन? क्या कैप्शन सर? हिंदी करते हैं? Yes, हाँ sir. सर हिंदी हिंदी ही है। इंग्लिश में रहता है क्या? नहीं है, आप इस आप वाले में नहीं है। ये तो अच्छा है। क्या बात करते हैं? ठीक है ना, उसको बांट देते हैं। अब उन लोगों ने कौन का रूल्स क्या बताइए, आप बच्चा को दिक्कत नहीं हो जाती? जिसको हिंदी समझ नहीं सुन भी लेते हैं। उधर से वाले का लोड दिखा रहा है। की लॉस होगा। आप बताइए एसेट बढ़ेगा तो क्या क्या करेंगे रिवैल्यूएशन केस में? एसेट जब बढ़ेगा आपको वीडियो बनाने तो होता है क्या? यस सर सब एसेट बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन करेंगे। ये गूगल का सिस्टम है कि फोन का सिस्टम है? क्या बनेगा? एसेट का हाँ? लिएबिलिटी घटेगा तो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। ये गूगल का मतलब यूट्यूब का सिस्टम होगा। यूट्यूब गूगल का है तो गूगल ही इसको जो वॉइस को ये करता होगा, ट्रांसलेट करता होगा। क्या यही ना होता होगा? हाँ इंग्लिश हाँ। में इंग्लिश में चलेगा तो इंग्लिश में अब गूगल को, जैसे हम तो बोल रहे हैं हिंदी, और गूगल इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा तो हो सकता है कि कुछ अलबल हो जाए। यही नहीं ठीक अल्पल नहीं होता है सर। हो सकता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ फिर बिहारी में बोल दिया। ठीक है, ऐसे हिंदी ठीक है, ऐसे हिंदी ठीक है, खराब नहीं है। बोलिए अंदर हिंदी कर। अच्छा हम जो इंग्लिश में बोलेंगे तो नहीं, तो हम जो इंग्लिश बोलेंगे ना उसको भी वो हिंदी में लिखेगा। जैसे ए माई राइट तो ए एम सब बात आ आई जाएगा इंग्लिश का अलग अलग
हाँ छोड़ो, चलो यहाँ पर आई करो, उस समय से बतिया रहे हो। हाँ तो पॉलिटिकल समझ गए। ई फॉर इकोनॉमिकल, देखो इकोनॉमिकल कंडीशन में हम देखते हैं, इकोनॉमिक्स समझते होंगे आप, इकोनॉमिक्स जैसे चलता है तो इकोनॉमिक्स हम देखते हैं कि साइंस ऑफ वेल्थ। जैसे हमें इकोनॉमिक्स में क्या ध्यान रखना होता है, कंज्यूमर बिहेवियर, फैशन, ट्रेंड, कंज्यूमर्स डिमांड, सप्लाई, फॉरेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी। जैसे अभी हमने बोला कि ईरान जो इजराइल पे हमला किया तो कल परसों क्या हुआ था, यूएस शेयर स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, आज इंडियन स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट पड़ गया। इंडिया में इवन तो एक बॉम्ब भी नहीं गिरा, बट इंडियन शेयर मार्केट में आज लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान होगा, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इकोनॉमी, हम जब बिजनेस करते हैं ना तो आपको इकोनॉमिकल सिचुएशन भी देखना पड़ता है कि हमारा बिजनेस का जो प्रोडक्ट है उस वहां उस एनवायरनमेंट में उसकी परचेजिंग कैपेसिटी है कि नहीं है। परचेजिंग कैपेसिटी मतलब खरीदने की क्षमता। अब हम गांव में जहां पर रोजगार की कमी है, जहां पर लोगों की इनकम ज्यादा नहीं है, वहां कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट का शोरूम खोल दे, चलेगा? नहीं चलेगा। क्योंकि वहां पर सब वहां का इकोनॉमिकल सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है। आप मान लो कि बड़े से मॉल में हम लोकल सामान बेचने चले जाए, बिकेगा? नहीं बिके। मान लो कि मॉल में गए, हम बोले कि हम वहीं मंगाते हैं, वहीं पर भिंडी बैंगन सब बेचेंगे, चलेगा? नहीं चलेगा। मॉल वाला तो पहले हमको घुसने देगा अंदर। मॉल का पूरा मालिक कौन होता है? आपको जैसे आप मॉल घुसेंगे ना तो मॉल का जो गेट कीपर होता है वो लगेगा कि वही मालिक है, जिस प्रकार वो ट्रीट करता है कि नहीं है? कभी कार वाला को अभी रुकिए, कार वाला बाइक वाले किसी, चलो हम ऐसे मजाक में बोले हैं, मॉल का मालिक तो ऑलरेडी वो नहीं होता होगा, बट ऐसा वो गार्ड होते हुए भी अपने आप को मालिक समझता है। तो इकोनॉमी हुआ। एस पर होता है बेटा सोशल। एस पर क्या होता है बेटा? सोशल। जब हम प्रोडक्ट बेचते हैं या बनाते हैं तो हमें एंटी रिलीजन प्रोडक्ट नहीं बनाने। एंटी रिलीजन समझते होंगे, जैसे कोई भी बिजनेसमैन जो होता है वो किसी धर्म के पक्ष का बिजनेस नहीं करता है। इंडिया जानते होंगे एक मतलब कि क्या बोलते हैं ना कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिया में हर धर्म के लोगों का मतलब कि समान अधिकार, रूल्स, राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन सब है। तो अब इंडियन कंपनीज चाहे उसके बिजनेस ओनर किसी भी रिलीजन के होंगे, जब अपना प्रोडक्ट और सर्विस बेचते हैं तो वो अपने पार्टिकुलर अपने रिलीजन वाले को बेचते हैं कि सभी के लिए रहते हैं, सभी के लिए रहते हैं। तो बिजनेसमैन का मकसद क्या होता है कि हमारा बिजनेस अच्छा चले, प्रोडक्ट खरीदे, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। बिजनेसमैन का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जो है रीजनेबल होना चाहिए। फिर हम जो बिजनेस करें उसमें हम फ्रॉड वगैरह नहीं करें, ट्रू एंड फेयर बिजनेस करें, किसी के साथ बेईमानी नहीं करें, प्राइस को ओवरचार्ज नहीं करें, गुड्स की क्वालिटी अच्छी रखें, जिस सोसाइटी में हमारा बिजनेस है वहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, जिस सोसाइटी से हमको रिसोर्स मिल रहा है उसी सोसाइटी को हम कुछ दें। क्योंकि जानते हो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो एक 2 सेक्टर इकोनॉमी में प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर होता है। तो प्रोड्यूसर हाउस होल्ड क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है कि नहीं होता है? कि भैया अगर हाउस होल्ड वाला हमारे यहाँ काम कर रहा है तो हम भी तो हमको गुड्स एंड सर्विस सप्लाई करें, तो हम एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। क्या बेटा? डिपेंडेंट है। भैया प्रोड्यूसर अगर है तो बिजनेस इन्वॉल्व ये लोग हैं, पीपुल है, और पीपुल है तो बिजनेस है। तो एस फॉर सोशल, यानी बिजनेस जब हम करते हैं तो हमें अपने सोसाइटी को भी देखना होता है, सोशल फैक्टर को भी देखना पड़ता है। सोशल फैक्टर समझ गए ना? सोसाइटी, यानी जिस सोसाइटी में उसके अकॉर्डिंग। टी फॉर होता है टेक्नोलॉजिकल। बताइए बिना टेक्नोलॉजी का आज बिजनेस चलता है? आज डॉली चाय वाले को कौन नहीं जानता है? लेकिन डॉली चाय वाले को जानने का अगर कोई लोग जान रहे हैं, इवन दो बिल गेट्स अगर उससे मिले तो बिल गेट्स को कोई बोला होगा कि जाइए वहां चाय अच्छा मिलता तो चल गया होगा पीने, उससे अच्छा चाय नहीं मिलता होगा। अब बिल गेट्स को चाय पीना है तो होटल ताज में बैठ के चाय पिएगी, वहां उससे चाय पिएगी। अपनी बात बताइए। अब बिल गेट्स को क्या कमी है या क्या ऐसे उड़ जाएगा वो 20 रुपए 10 रुपए का चाय पीना, बट वो ऐसा
मतलब कि एक तरीके से फेमस हो गया। अब फेमस होने में किसका रोल है? टेक्नोलॉजी का। अगर आप फेमस हो रहे हैं, आजकल देखिए जिसको लोग नहीं जानते थे, आज टेक्नोलॉजी उसको सब लोग सब टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं, उसको आप इंडिया ही नहीं वर्ल्ड लेवल पे उसको जानने लगते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा फेमस वायरल हो रहे हैं। अगर आपको सक्सीड होना है, मतलब बिजनेस, अगर मतलब कि अच्छे से देखो, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, अब उसमें आप मत रह जाए कि हम भी फेमस होते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो किसी को रातों रात करोड़पति बना दे। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन उसी करोड़पति बनने के चक्कर में रातों रात सब लोग तो नहीं बनते हैं, 1 करोड़ लोग ऐसा करता होते हैं, वो कोई चल जाता होगा, ऐसा हो सकता नहीं, मैं राइट? तो सब लोग इसका सहारा लेते हैं। अब तो सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजी। आज एलन मस्क को नाम जानते होंगे आप, मार्क जकरबर्ग को जानते हैं, जकरबर्ग जानते हैं ना, फेसबुक का मालिक, सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ आपका, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, जो उसका बॉस है आपका बिल गेट्स, वॉरेन बफेट को जानते होंगे आप इंडिया में मुकेश अंबानी को जानते होंगे, गौतम अडानी को जानते होंगे। ऐसे लोग, ऐसे बिजनेस के जो हेड्स है, हेड्स मतलब जो हेड करता धरता है, बताइए उनकी कंपनी किसका सहारा लेती है? टेक्नोलॉजी। आज जैसे देखिए कि जैसे गैस पाइपलाइन सबके घर की तरफ लग रहा है ना, इंडियन ऑयल का, आज देखिए सब जगह लग रहा है। हो सकता है कि 1 साल 2 साल बाद हम लोग यहाँ गैस सिलेंडर ना आए, पाइप के सहारे आए और एक मीटर लग जाएगा, उसका रिचार्ज करिएगा। जैसे अभी बिजली का रिचार्ज करते हैं, तो ऐसे मीटर का गैस खत्म हो गया तो रिचार्ज करो, है कि नहीं? ऐसा हो सकता है। तो अब क्या होगा कि जो गैस सिलेंडर जो होता है उसकी, तो वो सिलेंडर बनाने वाली कंपनी का तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो सिलेंडर बनाने वाली कंपनी पाइप बनाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो जब, क्योंकि सिलेंडर जब पाइप लग जाएगा तो सिलेंडर आपके यहाँ आएगा? नहीं आएगा। तो सिलेंडर जब आएगा नहीं तो सिलेंडर का प्रोडक्शन होगा? नहीं होगा। डिमांड ही नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा? लेकिन हाँ, जहां पर झुग्गी झोपड़ी जैसे है वहां से पाइप का सिस्टम नहीं किया गया। लेकिन जब पाइप का सिस्टम है, आज देखिए गांव में भी जनरली घर जो है अब पक्का का लगभग मोस्टली बन रहा है, 2-4-5 साल तो बन ही जाएगा। तो अब हम अगर पाइप का भी सहारा ले रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजी। आज देखिए जो जमीन के अंदर खुदाई हो रही है, जो ओएनजीसी काम कर रही है, आप देखेंगे कि आप न्यूज सुने होंगे कि गंगा नदी जो बिहार से गुजरती है, तो समस्तीपुर में समस्तीपुर में के पास में वहां पर ओएनजीसी का बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है। तो प्लांट लग रहा है तो वहां पर तेल का पता चला है कि तेल का रिजर्व है, तो उसको निकाला जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, तेल को निकाला जाएगा तो ओएनजीसी कंपनी सुधे गया निकाल लेगा, ऐसा नहीं ना है। निकालने में आपको क्या लगेगा? कॉस्ट। जब हमको तेल निकालने में कॉस्ट लगा तो तेल जो हम बेचेंगे तो कॉस्ट हमेशा सेल से ज्यादा होगा कि कम होना चाहिए? कम होगा तभी ना तेल निकालेंगे। मान लो कि तेल निकालने में हमको लग गया $100, कितना डॉलर? अब बेचने में हमको $92 ही मिलता है। तेल निकालेंगे? हमको पता है यहाँ तेल है, निकाल लेंगे, लेकिन हमको निकालने में 92 खर्च 100 खर्च होते हैं। अब बेचेंगे तो 92 ही मिलेगा, तो हम नहीं निकालेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो अब अगर ऐसा कुछ करते हैं तो इसका हम लेते हैं टेक्नोलॉजी का। आज देखेंगे चाइना का शिप सब इतना बड़ा बड़ा है कि जहां भी जिस समुद्र के रास्ते में जाता है तो मछली जब पकड़ता है तो एक बार में पूरा इलाके का मछली खत्म कर देता है, बड़ा सा। और उस जहाज में इतना टेक्नोलॉजी है कि वो मछली पकड़ाता भी है, उसका सेग्रीगेशन मशीन से होता है, सफाई भी मशीन से होता है, उसका पैकिंग भी मशीन से, हर चीज क्या होता है मशीन से। आज रोबोट देखिए काम कर रहा है। किसी इंडिया में भी कुछ रेस्टोरेंट, जैसे बेंगलोर में रेस्टोरेंट है, वहां पर कोई रेस्टोरेंट में रोबोट आपको फूड डिलीवर करता है। एक जगह हम देखें रेस्टोरेंट में देखें ट्रेन टाइप का बना हुआ है, तो खाना आपको आता है इसे, तो वो सब रोबोटिक सिस्टम है। आज एटीएम से हम पैसा निकालते हैं, हम यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, हम ऑनलाइन लोन लेते हैं। आजकल ऑनलाइन केवाईसी वेरिफिकेशन होता है। वो बोलेगा चलिए वीडियो कॉलिंग करते हैं, अथवा आँख मुड़ी हिलाइए, आँख पलक झपकिए, ऐसा करता है ना। फिर ये सब तो वो क्या है कि ऑनलाइन, मतलब कि फेस टू फेस हम देख रहे हैं। तो पहले केवाईसी वेरिफिकेशन लोग जाता था फॉर्म लेकर, फिर वहां पर जाता था, समय लगता था। आजकल देखिए सब टेक्नोलॉजी सारे हम कितना ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। आज ड्यू टू टेक्नोलॉजी ही हमारे फ्रेंड अभी हमारे टच में है कि जैसे आपने कॉमर्स लिया तो सब, अरे ये क्या है, आप वैसे नहीं करो, कॉमर्स लिया तो कोई सब कॉमर्स लेगा क्या? लिया होगा? नहीं लिया होगा। कोई साइंस भी लिया होगा, कोई आर्ट्स भी लिया होगा,
कोई बिजनेस कर लिया होगा, किसी की शादी, अभी तो अभी आपके फ्रेंड में किसी शादी नहीं हुई होगी, गर्ल्स को में 2-4-5 साल बाद देखिए किसी की शादी भी हो गई, हो सकता है ऐसा, लेकिन उसको आप जान रहे हैं, फोटो जैसे अपलोड किया कोई, अरे तो अभी यहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रही है, अच्छा ये है। लेकिन आज से 15 साल पहले की बात करते हैं, तो वहां पर जो दोस्त स्कूल से निकला उसके बाद अब पता नहीं कहाँ गया होगा, फिर भी आजकल फेसबुक पे मिल जाता है टेक्नोलॉजी। ये क्या है बेटा? टेक्नोलॉजी। एंड एल फॉर होता है लीगल। एल फॉर क्या होता है बेटा? जिस जगह पे, जैसे देखो अगर हम छाता चौक पे बिजनेस करें तो ज्यादा लॉ जानने की जरूरत है, थोड़ा बहुत यहाँ का नियम जानिए बस बिजनेस कर सकते हैं, यानी सोल ट्रेडिंग बिजनेस में ज्यादा लॉ जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो फिर पार्टनरशिप लॉ जानना पड़ेगा, कंपनी खोलेंगे तो कंपनी लॉ जानना पड़ेगा, मल्टीनेशनल कंपनी खोलते हैं, मल्टीनेशनल मतलब होता है, मल्टी मतलब होता है वेरियस, डिफरेंट डिफरेंट, और नेशनल मतलब है राष्ट्र, यानी जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में आपका बिजनेस होता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाहर बिजनेस करती है, टाटा बाहर बिजनेस करती है, अमेजॉन इंडिया बिजनेस करता है, तो अमेजॉन कहाँ की कंपनी है बताइए मुझे, और इंडिया में उसका बिजनेस है कि नहीं है? तो क्या अमेरिका का लॉ और इंडिया का लॉ सेम है? नहीं है। अमेरिका की पॉलिसी, इंडिया की पॉलिसी डिफरेंट है। तो अमेजॉन अगर इंडिया में है तो यहाँ उसका जो हेड होगा, अमेजॉन इंडिया जो कंपनी होगा उसका जो हेड होगा वो इंडियन ही होगा, क्योंकि वो जानेगा, वहां एम्प्लॉय इंडियंस होंगे क्योंकि वही लैंग्वेज जानते हैं यहाँ के लॉ। तो जब बाहर की कंपनी इंडिया आती है तो बाहर की कंपनी के हेड्स क्या सोचते हैं, भैया इंडियन लॉ फॉलो करेंगे इंडिया में। फ्रांस गए तो फ्रेंच लॉ, रसिया गए तो रसिया का लॉ, पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान का लॉ। जिस कंट्री में आपका बिजनेस होगा उस कंट्री के लॉ को जानेंगे, यही है लीगल फैक्टर। अगर हमको अब सर इंडिया में बिजनेस, मान लो कि बाहर की एक वाइन मेकिंग कंपनी या वाइन सेलिंग कंपनी इंडिया बिजनेस करे, तो इंडिया में तो वाइन अलाउ है ना, मतलब चलता है, लेकिन इंडिया के हर क्षेत्र में अलाउ है। उस वजह के हम गुजरात में बिजनेस करेंगे तो सीधे प्रोहिबिटेड इन गुजरात में शराब बेचना, प्रोडक्शन करना बैन है। उसलिए हम बिहार में करते हैं, बिहारी सबको पिलाते हैं, ठीक है, तो बिहार में आएगा तो वो क्या है, बैन है। तो ध्यान रखिएगा, बाहर की एक कंपनी इंडिया बिजनेस करना चाहती है तो कर सकती है, बट इंडिया के हर कोना में शराब का बिजनेस, तो बिहार का रीजनल लॉ भी थोड़ा बहुत अलग होता है। रीजनल मतलब क्या हुआ कि सर जिस देखिए लॉ में आपको लॉ ऑफ लैंड जानना पड़ेगा, लॉ ऑफ लैंड, लैंड इन द सेंस कि जिस धरती पे, जिस जगह पे आपका बिजनेस है उस वहां का लॉ जानिए। बिहार में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिहार का लॉ जानिए, बिहार में अलाउ नहीं। जैसे मुजफ्फरपुर जब घर बनता है तो आप हाईएस्ट कितना ऊंचा घर देखते होंगे, 5-6 तल्ला, पहले 4 चलता था, फिर 5 कर दिया गया, फिर लोग बहुत सारा दिमाग लगाया तो एक वो घर 1 तल्ला नीचे ही कर देता है, बेसमेंट कर देता है, तो उससे क्या होता है कि और तल्ला बढ़ जाता है। अभी जो सबसे ऊंचा बिल्डिंग आपको ये जो आइकॉन प्लाजा सही में बना है वो है 7 फ्लोर है क्या, कोई 8 बोल रहा है, अच्छा 7 या 8 जो भी है, क्या 8 से ज्यादा होगा नहीं ना? अब देखो ना, मुजफ्फरपुर जस्ट सटे पटना है ना, अब पटना में देखिए क्या 8 फ्लोर ही है, वहां तो 20 होगा। सबसे ऊंचा बिल्डिंग बिस्कुमान भवन है, बिस्कुमान टावर है, गोल है एकदम, पटना गया गांधी मैदान के सट्टे में है बिस्कुमान। बिस्कुमान के में कौन से फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट है जो मतलब कैसा रेस्टोरेंट है वो, मतलब रोटेट करता है रेस्टोरेंट, रोटेशन समझते ना, मतलब वो आपका टेबल चलते रहेगा और आप बिस्कुमान के चारों तरफ से मतलब कि आप पूरे पटना का नज़ारा मतलब कि जो है वो व्यू ले सकते हैं, उसका चार्जेस है मतलब अलग। तो हम कह सकते हैं कि पटना और मुजफ्फरपुर की डिस्टेंस 80 किलोमीटर की है। ये गंगा नदी इस पार, ये गंगा नदी उस पार, लेकिन मिट्टी की बात करते हैं। अब अगर हमको मान लो कि हम एक डीएलएफ कंपनी से आते हैं, डीएलएफ जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है, घर बनाने का काम करती है। डीएलएफ का मॉल सब आता है। अब डीएलएफ से जगह मुजफ्फरपुर में मॉल खोले या मुजफ्फरपुर में बिल्डिंग बनाए तो इसको यहाँ के एमआरडीएस से परमिशन लेना पड़ेगा ना, कि मुजफ्फरपुर का लॉ बोलता है कि 5 या 6 तल्ला से ज्यादा नहीं। अब अगर 8 तल्ला बना देंगे तो सरकार नोटिस जो है 3 तल्ला पर का ढाओ। ऐसी लॉ ऑफ लैंड में बताते हैं, एगो ना नोएडा में ट्विन टावर हुआ करता था,
जानते हैं ट्विन टावर, दो बड़ा बड़ा टावर जिसे करोड़ों रुपए लगे थे, उसको कोर्ट का ऑर्डर आया कि जो ट्विन टावर बनाया गया है वो ट्विन टावर सोसाइटी के लिए, पार्क के लिए छोड़ा गया था। किसके लिए? पार्क, मतलब कि सोसाइटी बना हो, जैसे गोकुल धाम सोसाइटी हो गया, इसी कॉलोनी सब होता है जहाँ लोग रहते हैं। तो जब कॉलोनी में लोग रहते हैं तो वहां के बच्चे कहीं आसपास में खेलेंगे ना, तो खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए कि पूरे ग्राउंड को भर के बिल्डिंग बना दीजिए। जब सब जगह बिल्डिंग बने तो बच्चा खेलेगा क्या? अब सब मोबाइल में ही वीडियो गेम खेलेगा तो बच्चे का परवरिश तो अच्छे से नहीं होगा, फिजिकली हेल्थ तो नहीं हो पाएगा। तो वहां का सोसाइटी, वहां का बनाया गया था कि पार्क के लिए रहेगा। ध्यान सुनिए बेटा, स्वयं ध्यान सुनिए। लेकिन वहां का जो कॉन्ट्रैक्टर था वो क्या किया, आप जानते हैं कि ब्राइब सब का चक्कर होता है, पुलिस को खिला दो, MRDS से पास करवाना, यही ऐसा बैठा हुआ है। ये कितना में मान ही नहीं रहा है, 10 लाख रुपए बोले, चलो 20 लाख रुपया, बात मानो ना यार, 20 लाख दे रहे, आप कितना देंगे? कितना लेगा बोलो ना? 20 लाख कौन है? 50 लाख लेना, हो गया ना, अब आगे नहीं, 50 लाख उसको दे दिया। अब 4 साल तक ये रहा, चुप रहा, मेरा तब तक काम बन रहा है, अगला आने वाला है, तो देख लीजिएगा। सब पैसा से चलता है। किस चलता है? पैसा से। आजकल किसी की ईमानदारी को भी खरीदना तो उसका हिसाब करो, उसका भाव लगाओ, ईमानदारी भी बिक जाएगा। नहीं बिकेगा? कितना बिक जाएगा? हर चीज का भाव होता है, भाव सही लगाइए, बिक जाएगा। आज हार्दिक पांड्या बिका कि नहीं बिका? भाई भाव उसका लग गया, चल गया उधर, ऐसा उतना ही में बिका सर, 15 ही में गया। लेकिन वो जानता है कि हमको फैसिलिटी यहाँ ज्यादा मिलेगा, यहाँ अंबानी परिवार के साथ रहेंगे, क्रैकन का अलग ट्रीटमेंट होता है, डेट्स हो गया। ध्यान रखिएगा, हर चीज का क्या होता है? भाव। आज IPL में धोनी भी एग्रेसिव रहता है, ध्यान रखिएगा। IPL में उसकी ज्यादा कमाई है, इंडियन टीम में उसकी कमाई कम थी। इंडियन टीम से वो क्या है रिटायरमेंट ले लिया, खेल सकता था देश के लिए, उसको खुद ही निकाल दिया जाता। कल गया 3 छक्का लगाता महाराज, जानता है कि यहाँ पैसा है, इंडियन पैसा लीग है ना। चलिए हम किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम भाव लगा रहे हैं, बात समझे। तो अब मान लीजिए कि जैसे ट्विन टावर था, तो कोर्ट में जब वहां के लोग सोसाइटी में केस किए तो कोर्ट ने डिसीजन, कोर्ट न्यायालय जानते हैं न्याय देती है, आजकल कोर्ट के जज को भी खरीद सकते हैं, उसका एक भाव लगा दीजिए। ऐसा हुआ था, एक कंपनी की थी जो फॉरेन कंपनी थी इंडिया में, जब एक कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को लगभग 100 करोड़ रुपया दिया था। 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़, जो सुप्रीम कोर्ट के जज 7 पुश्त खाएगा। लेकिन वो जब डिसीजन मिला तो उस कंपनी को 11,000 करोड़ का फायदा हुआ। बाद में सरकार आ गई, सरकार अपना रोल प्ले किया, सरकार आया, सरकार डिसीजन को चेंज करवाया, फिर उसको देना पड़ा कब। लेकिन उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी बिकता है। देखो कोर्ट नहीं बिकता है, उसमें जो डिसीजन, देखिए डिपेंड करता है। जज भी एक इंसान है, उसकी भी सोच हमारी जैसी सोच है, वो भी दाल भात चावल खाता, रोटी परवल खाता हो, वो भी यही सोचता हो, वो भी कैलकुलेशन करता हो। हम ये नहीं बोलते कि सब लोग बिकाऊ हैं, कुछ ईमानदार होते हैं, लेकिन सब जगह कहीं ना कहीं बिकाऊ जरूर है। बस आज पॉलिटिशियन नेता सब नहीं बिकाऊ, विधायक नहीं बिक जाता है, सांसद नहीं, बस चला इधर 5 करोड़ देंगे ना, 5 नहीं 10 करोड़। चलिए आजकल देखते हैं हाईजेक हो जाता है ना, आजकल सब लोग का भाव लगता है। तो समझ छोड़िएगा, तो लीगल फैक्टर हुआ लॉ ऑफ लैंड, जहां हमको लैंड का क्या जानना है बेटा, लॉ समझना है। क्या समझना है बेटा? लॉ, कि जिस जगह पे बिजनेस कर रहे हैं वहां के लॉ को जानेंगे। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंट फैक्टर, इन्वायरमेंटल मतलब होता है कि जो सराउंडिंग में बिजनेस कर रहे हैं उसके इन्वायरमेंट फैक्टर को हमको क्या है समझना है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में हमें बस ये समझना है कि पेस्टल एनालिसिस, क्या देखना बेटा? पेस्टल, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। देखो यहां से, बिजनेस इन्वायरमेंट रिफर्स टू द फैक्टर्स, individuals and institution which are outside the control of business enterprise but these may affect its performance। जो हमने पेस्टल बोला, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इन्वायरमेंटल, क्या एक बिजनेस के कंट्रोल में है कि कंट्रोल में नहीं है? जैसे लॉ कंट्रोल में है कि अनकंट्रोलेबल होता है? नहीं समझे? जो हम पेस्टल एनालिसिस करते हैं, जैसे मान लो कि लॉ चेंज हो जाए तो क्या हम पे इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो ये इंटरनल फैक्टर है कि एक्सटर्नल फैक्टर है? देखो जो बिजनेस को इंपैक्ट करे एक्सटर्नली
उसको एक्सटर्नल फैक्टर कहेंगे। और जो बिजनेस को इम्पैक्ट करे इंटरनली उसको इंटरनल फैक्टर कहेंगे। जैसे मान लो कंपनी का एमडी चेंज हो जाए तो ये इंटरनल फैक्टर होगा कि एक्सटर्नल होगा? इंटरनल होगा। उसी तरह जैसे हम पेस्टल बोले तो पेस्टल एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। जैसे पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो जाए तो इसे सारे कंपनी में इम्पैक्ट पड़ेगा, सारे बिजनेस में पड़ेगा ना। लॉ चेंज हो जाए सब पे, यानी जो फैक्टर कॉमन होता है सभी बिजनेस पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पड़ सकता है। जैसे बिहार में अगर शराबबंदी है तो इसे एक शराब के बिजनेस को फर्क पड़ा कि जितने भी बिहार में शराब का बिजनेस करते हैं उन सबको फर्क पड़ गया, सबको पड़ गया। तो ये कौन सा फैक्टर कहलाएगा? एक्सटर्नल। तो लॉ एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, पेस्टल सब क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर है। तो एक्सटर्नल फैक्टर समझ गए? एक्सटर्नल फैक्टर आर दोज फैक्टर व्हिच इंपैक्ट्स इनडायरेक्टली ऑन ऑल द बिजनेस, जहां उसका नेचर सेम है। जैसे गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया ना, तो लॉकडाउन लगा दिया तो कौन सा फैक्टर था? एक्सटर्नल था। लेकिन कंपनी में जैसे मान लो कि ये एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं कर रहे, इनको निकाल दिए, ये कौन सा फैक्टर हुआ? इंटरनल। वो एम्प्लॉय अच्छा काम करे, इसको प्रमोट कर दिए, कौन सा फैक्टर है? वर्कर सब का जैसे हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड पड़े थे, मतलब कि ये हो रहा है, डिस्प्यूट हो गया, ये सब स्ट्राइक में चले गया, तो कौन सा फैक्टर है? इंटरनल। अब कौन सा फैक्टर कंट्रोलेबल होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल है वो तो हमको सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। चलिए, इन सिंपल वर्ड द बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग्स इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्निकल, लीगल एंड अदर फोर्स। वही पेस्टल बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पेस्टल। विच ऑपरेट आउटसाइड बिजनेस एंटरप्राइज एट द पार्ट ऑफ जनरल इन्वायरमेंट। जो एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? जनरल। जनरल इन द सेंस सब पे जनरली लगता है। द इंडिविजुअल कंज्यूमर कंपीटिंग इंटरप्राइज। कंपीटिंग इंटरप्राइज का मतलब जैसे एप्पल सैमसंग कंपीटिंग इंटरप्राइज कहलाएगा, अमेजन और फ्लिपकार्ट कहलाएगा बेटा। जीमेल और याहू, अब तो याहू का ज्यादा मेल नहीं बनता है बट थोड़ा बहुत कर सकते हैं। जैसे और क्या बोल सकते हैं? एयरटेल, जियो, के एयर ना, KFC अलग है, मैकडी में थोड़ा सा अलग ही टाइप का आता है। कह सकते हैं फास्ट फूड, कह सकते हैं। कोका कोला एंड थम्स अप क्या? एज वेल एज द गवर्नमेंट, कंज्यूमर ग्रुप्स। अच्छा, कंज्यूमर ग्रुप समझते हैं? कंज्यूमर ग्रुप्स वजह से स्टूडेंट्स, कंज्यूमर ग्रुप मतलब कि ये स्टूडेंट्स का ग्रुप क्या होगा? वो उनको वही सब चाहिए। जैसे मान लो कि कोई मतलब कि BBA करने गया, कोई BCom करने गया, कोई MBA करने गया, कोई साइंस लिया, तो कंज्यूमर ग्रुप्स है, मतलब सबको एक ही प्रकार का नीड पड़ने वाला है। कंपटीटर्स, कंपटीटर जानते होंगे जो आपका कंपटीटर्स है। कोर्ट, मीडिया and other institution working outside an enterprise consider its specific environment। जैसे गूगल अपना सर्विस को समझ लिए बंद कर दे, फेसबुक बंद कर दे, सोशल मीडिया, तो ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है क्योंकि सबको इम्पैक्ट कर देते हैं। लेकिन गूगल के लिए कौन सा फैक्टर होगा? गूगल के लिए अपना इंटरनल फैक्टर कहलाएगा। Although these environment force exist outside the enterprise, but they influence मतलब असर डालना, प्रभाव डालना, इन्फ्लुएंस करना, ऐसे ना होता है इन्फ्लुएंस। जैसे इन्फ्लुएंसर सब होता है जो आपको बोलता है, आपके वीडियो, आप उसके वीडियो को देखकर मतलब कि मोटिवेट हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस। द बिजनेस एंटरप्राइज, फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन टैक्स। अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे तो इससे मार्केट में प्रोडक्ट और सर्विस का डिमांड बढ़ जाएगा या घट जाएगा? कैसे घट जाएगा? क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विस का प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। दूसरी बात की अगर टैक्स बढ़ा दे तो लोग ज्यादा पैसा उनका टैक्स में चला जाएगा, तो उनके पास पैसे कम जाएंगे तो डिमांड घट जाएगा। गवर्नमेंट टैक्स कब बढ़ा सकती है? जब इकोनॉमी में प्रॉब्लम है तब। और इकोनॉमी प्रॉब्लम कब होगा? जब इन्फ्लेशन होगा तब। इन्फ्लेशन में डिमांड बहुत ज्यादा रहता है, सप्लाई कम होता है, तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। उस केस में मनी सप्लाई ज्यादा है तो गवर्नमेंट क्या करेगा? डिमांड को कम करेगा। अब डिमांड गवर्नमेंट डायरेक्ट तो कम नहीं कर सकती है, तो वो टैक्स से बढ़ा देते हैं, डिमांड अपने आप कम जाएगा। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल चेंज में मेक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑब्सोलीट। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होता है तो जो पुराना प्रोडक्ट है क्या हो जाएगा? ऑब्सोलीट हो जाएगा ना।
ऑब्सोलीट समझते हैं, खत्म हो जाना। आज जैसे पहले विंडो एसी हुआ करता था, कूलर पहले आता था विंडो एसी, अब स्प्लिट एसी। अब एसी में भी ऐसा है कि एसी को बोलिएगा ऑन तो ऑन हो जाएगा, एसी को बोलिएगा ऑफ तो ऑफ हो जाएगा। नहीं, मेरे में नहीं है। ठीक है, समझ गए बेटा? तो कहने का मतलब कि टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव होता है, जैसे अभी 5G फोन, सबके पास 5G फोन होगा ना, है ना? तो बस नहीं है, मेरे पास ये 4G फोन है, और वो जो फोन जिससे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो 5G फोन है। लेकिन 4G में 5G सिम तो काम नहीं करता है। तो जब अगर मान लीजिए मार्केट में अभी फोन खरीदने जाएंगे तो कौन सा फोन दुकानदार दिखाएगा? 5G। टेक्नोलॉजी जब इम्प्रूव होता है, एडवांस होता है ना, तो जो पुराने चीज है वो क्या हो जाते हैं? ऑप्शन ही जाते हैं। विंडोज में अभी कंप्यूटर सबके पास होगा, कंप्यूटर जानते होंगे। विंडोज का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? 11 है ना। उससे पहले क्या था? 10, 9, 8, 7। विंडोज 7 भी हुआ करता था। मेरा जो कंप्यूटर है ना, उससे विंडोज 7 बेसिक है। विंडोज 7 बेसिक। उससे पहले MS ये XP हुआ करता था। आप पढ़ेंगे कंप्यूटर हिंदी ये तो हिस्ट्री पर XP। विंडो DOS हुआ पहले। विंडो में जब होता था कीबोर्ड से काम होता था, ब्लैक स्क्रीन हुआ करता था और उस पर काम, बस इतना स्लो था। तो टेक्नोलॉजी क्या होता है? अपग्रेड करता है। चेंज इन फैशन, क्या फैशन में चेंजिंग आया है? क्या चेंजिंग आया है? आजकल कपड़े में चेंजिंग आया है, कपड़े के पहनावे में। पहले सलमान खान, अब जैसे ये अमिताभ बच्चन का पहले क्रेज हुआ करता था, तो वैसे लोग पहले वो पहनते थे पैंट जींस। आज बोरा सब पहन लेता है, बोरा पहनता है। H&M में 80,000 का सोचा ड्रेस बिकता है बोरा। कौन बोरा का? जो आलू प्याज में बोरा नहीं आता 70,000 80,000 का बिकता है। देख लिया 70 है तो वो प्याज वाला बोरा का कपड़ा बना के पहन रहा है। तो प्याजी का बोरा अपने क्यों नहीं बना लेगा? ज्यादा पैसा वो क्यों पहन रहा होगा? गर्मी के कारण। गर्मी रहता है। नहीं छोड़िए। अरे एक दो वो पागल इंडिया में है, एक वो लड़की है उर्फी जाबरी, क्या नाम उसका? उर्फी जावेद। वो तो उसको तो पागल कैटेगरी में डाल दीजिए। उसका कपड़ा मतलब वो पता नहीं उसका कौन डिजाइनर होगा। वो अलग है, वो मतलब बिना दिमाग का खोपड़ी वाला होता है ना। वो डेली जब सोती होगी तो कल सोचते कल क्या बनवाएंगे। गजबे इंसान है। एक वो देखे थे कि पूरा ब्रह्मांडे वाला कपड़ा पहने वाला था। कल के परसों था कुछ। छोड़ो, चलिए उसको हम टॉपिक पे नहीं लाते हैं क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन है। आउट फैशन का सेंस जैसे आजकल लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड अलग हो गए हैं। मतलब कि आप देखते हो जैसे घड़ी लोग पहनते हैं, पहले कैसा घड़ी होता था, आजकल स्मार्ट वॉच हो गए हैं। आपके बोलने का तरीका भी चेंज हो गया है। हमारे खान पान का तरीका भी क्या हुआ है? चेंज हुआ है ना समय के साथ। सब पहले लोग ज्यादा खाते थे, 3 टाइम खाते थे। पहला खाने का अलग ही होता था, आज खाने का अलग है। तो हम ये सब क्या कह सकते हैं? चेंज इन फैशन एंड टेस्ट। टेस्ट मतलब होता है कि हमारा बिहेवियर, जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है। टेस्ट डज नॉट ओनली मीन्स कि जो हम खाते हैं उसका टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है जो हमारी आदत है वो भी टेस्ट है। जैसे पुराना फोन हो जाएगा तो अब उसको चेंज करके नया फोन खरीदिएगा। टेस्ट मतलब पुराने कपड़े हो जाएंगे तो उसको चेंज करके नया कपड़ा पहनिएगा। तो ये हुआ हमारा टेस्ट, हमारी हॉबी, हमारी आदत। ऑफ कंज्यूमर मे शिफ्ट द डिमांड इन द मार्केट फ्रॉम एग्जिस्टिंग टू, यानी पुराने से हम किधर चले जाएंगे? तो कंपनी भी तो ये सब करती है। आजकल एक ही जैसे पार्ले कंपनी है, यानी आप टूथपेस्ट की बात करिए, आप शैम्पू की बात करिए, आप हर प्रोडक्ट जो आपके घर में यूज होता है वो कंपनी पहले भी थी, उसके पहले भी प्रोडक्ट आते थे और अभी भी प्रोडक्ट आते हैं। लेकिन प्रोडक्ट में क्या है? इम्प्रूवमेंट कर दिया। वो जानता है कि प्रोडक्ट इंप्रूव नहीं करेंगे तो मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। जैसे कोडेक कैमरा अगर अपने प्रोडक्ट में इंप्रूव करके DSLR जैसे अभी तो कैमरा सब आता है वैसा करता तो कोडेक अभी चलता ना। नोकिया भी अगर अपने आप को चेंज कर लेता, नोकिया भी क्या करता और एंड्रॉइड के साथ अगर हाथ मिला लेता तो नोकिया आगे चलता। नोकिया बोला कि मेरा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, नोकिया बोला कि मेरा भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन नोकिया नहीं चल पाया। नोकिया का मार्केट से लगभग पहले 70-75% इंडिया में हुआ करता था। एक समय ऐसा जब चाइनीज और सैमसंग जब आया, सैमसंग इसको खा गया, गूगल प्ले स्टोर खा गया इसको, एंड्रॉइड खा गया इसको।
आज नोकिया देखिए नहीं चल पाया क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ। चेंज, द वर्ड चेंज इज कांस्टेंट, द वर्ड चेंज इज कांस्टेंट, बट वी हैव टू चेंज। हम अगर नहीं बदलेंगे ना तो फिर हम नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे आप जिस एज के हैं, हमारी मेंटलिटी भी चेंज होनी चाहिए। आज जो यंगस्टर्स जैसे हैं, आज यंगस्टर की चेंज और 10 साल पहले जो यंगस्टर रहे होंगे उनकी जो माइंड मेंटल स्थिति, जो कैपेसिटी रही होगी, सब में चेंज हुआ है। आज हमारा फोन यूज करने, जैसे आजकल हम लोग बहुत सारी चीज क्या करते हैं, ऑनलाइन ही कर लेते हैं। तो चेंज जरूरी है, चेंज, और हमेशा देखें चेंज फॉर बेटर, नॉट चेंज फॉर बैड। इंक्रीज इन कंपटीशन, क्या मार्केट में कंपटीशन बढ़ा है? आज पहले इकोनॉमी क्लोज हुआ करता था, पहले ऑनलाइन कुछ ऐसे नहीं सिस्टम होते थे, तो हम लोकल मार्केट से सामान खरीद लेते थे। आज कंपटीशन इतना बढ़ गया है, आज ऑनलाइन इतने हमारे पास ऑप्शन हो गए हैं कि आज हर चीज का हम खरीदने से पहले हम प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं, यूट्यूब पर हम उसको देखते हैं, कहीं कहीं देखते हैं, फिर हमको लगता है कि फिर प्राइस का कंपैरिजन करते हैं एंड देन बाई करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाए तो बिजनेसमैन क्या करेगा, प्रोडक्ट का क्वालिटी और इंप्रूव करेगा कि खराब करेगा? अब प्राइस कम से कम रखेगा तभी तो उसका बिकेगा। तो इससे किसको फायदा होगा? कंज्यूमर को। कंपटीशन बढ़ने से कंज्यूमर को फायदा होगा कि नहीं होगा? नहीं समझे? अगर कंपटीशन बढ़ जाए, जैसे कभी ऑटो में बैठे होंगे तो 2 ऑटो वाला है, बोला कि मेरा बैठिए, तो बोले आप कंज्यूमर क्या दिमाग लगाता है, अच्छा जो है ये कम ले रहा है इससे बैठेंगे, तो बोला देता आप चलिएगा, और उसमें कंज्यूमर 2-4 रुपया फायदा उठाता है। सब्जी मार्केट में आप लोग यही करते हैं, हम लोग यही करते हैं। इंक्रीज इन कंपटीशन इन द मार्केट में रिड्यूस द, प्रॉफिट मॉडल, क्योंकि आप प्राइस कम कर दिए ना। इन द फॉर्म्स पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इंडिया में हर 5 साल पे आपका इलेक्शन होता है। अब मान लो कि इंडिया में अगला साल से इलेक्शन, मतलब अगले बार से इलेक्शन ही नहीं हो, ये भी प्रॉब्लम है। इससे क्या होगा ना कि डिक्टेटरशिप जैसा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जैसे चाइना, रसिया, नॉर्थ कोरिया, ये सब जगह पे है। तो इससे क्या होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, रशियन डिक्टेटरशिप, रसिया में कह सकते हैं, क्योंकि रसिया में व्लादिमीर पुतिन कब से है, 2035 तक वो रहेगा, 35 तक। वो इलेक्शन होता है बस नाम का, काम का नहीं। बांग्लादेश में आप कह सकते हैं, बांग्लादेश में जो शेख हसीना जो प्रधानमंत्री है, तो शेख हसीना के जो फादर थे ना, वो बांग्लादेश को आजाद कराने में उनका रोल हुआ करता था। तो वही पारिवारिक चलता, वहाँ इलेक्शन तो होता है, लेकिन इलेक्शन जैसे इंडिया में जो इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन कराने संस्था का नाम क्या है? इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन बायस है कि अनबायस्ड है? अनबायस्ड है, मतलब न्यूट्रल होता है ना, वो सब पे जैसे सब पे सेम नियम लगाता है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो इलेक्शन होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब कि अगर हमको वोट देना है तो ये हम ही डिसाइड कर सकते हैं। बांग्लादेश में क्या होता है, बांग्लादेश इलेक्शन होता है तो वहाँ पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी कंडक्ट कराती है। अब सिंपल सी बात है कि अगर बीजेपी यहाँ इलेक्शन कंडक्ट कराएगी तो हमेशा बीजेपी जीतेगा, है कि नहीं है? वो थोड़ी चाहेगा कि दूसरा जीते। तो वही बांग्लादेश में, तो वहाँ पे देखो डिक्टेटरशिप नहीं कह सकते, ऑटोक्रेटिक कह सकते हैं। डिक्टेटरशिप वर्ड में क्या होता है, तानाशाही वर्ड आ जाता है। ऑटोक्रेटिक में आता है कि भैया हम ही है, मतलब। तो नॉर्थ कोरिया को आप डिक्टेटरशिप में कह सकते हैं। हाँ चलिए, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कॉजेज फियर। फियर मतलब क्या होता है? इन द माइंड, किसके माइंड में डर है? जैसे अभी हम लोग को अभी सता रहा है, टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म है, प्रोजेक्ट में डर हो सकता है। सिंस इन्वायरमेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस द बिजनेस इंटरप्राइज, सो इट बिकम्स एसेंशियल फॉर बिजनेसमैन टू डू इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग was pestle analysis. Environment scanning was SWOT analysis. SWOT, SWOT. SWOT. S for strength, W for weakness, O for opportunities, and T for threat. अगर एक बिजनेस में इसका एनालिसिस कर लिया तो बिजनेस आगे चल जाएगा। अब अपने स्ट्रॉन्ग जोन को देखेंगे, स्ट्रेंथ को देखेंगे ना, जिसमें स्ट्रेंथ उसको आगे बढ़ाइए ना, और जो आपका वीकनेस को ठीक करिए, उसको फाइंड आउट करिए कि कहाँ हमारा वीकनेस है। हर कंपनी का अपना वीकनेस होता है। एक क्रिकेट मैच होती है तो क्रिकेटर का भी, बैट्समैन का वीकनेस होता है, कौन सा बॉल पे जल्दी आउट हो सकता है, तो वीकनेस देखिए। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज भी होते हैं। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका,
क्या मौका हमेशा एग्जिस्ट करता है? नहीं। मौका जो होता है उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी, एक होता है क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी उसको कहते हैं जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे मान लो कि हमको यहाँ पर कोचिंग खोलना है, ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, मार्केट है, तो हम कोचिंग खोलेंगे तो चलेगा। लेकिन इसको बोलेंगे एग्जिस्टिंग, यानी मार्केट था, डिमांड था, हमने उसका फायदा उठाया। लेकिन जो क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी होता है, जो अपॉर्चुनिटी पहले से एग्जिस्ट करता ही नहीं है। कल हम एक ऐड देख रहे थे सैमसंग S20 का कोई सीरीज है, उसमें क्या है कि जैसे आपको मोबाइल पे जैसे आप स्क्रीन चला रहे हैं, ठीक है ना, तो स्क्रीन पे कुछ प्रोडक्ट दिखा, मान लो कि ये क्या है, यहाँ मान लो कोई प्रोडक्ट दिखा। अब यहाँ पर जैसे हमको क्या है, जैसे सपोज करिए कि इसको गूगल पे कोई चीज को सर्च करना है, क्या सर्च करें, जैसे ये है ना, ये क्या है, फोटो है, ये पिज्जा नहीं है, फोटो है। पिज्जा रहता तो खाइए जाता है। अब मान लीजिए हमको इसके गूगल पे सर्च करना है, तो यहाँ पर वो जो S20 Pro वाला दिखा था, उसमें क्या है, इसको सर्किल कर लो, इसको क्या कर लो, ऐसे कर लो, ये अपने आप गूगल में आ जाए, सर्च करेगा। कहने का क्या मतलब है, अपॉर्चुनिटी को हमने क्रिएट किया, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी होता है जो अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन आपने उसको बना दिया। अब सारी कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे। कोई भी चीज जो फोन में आता है तो पहली दफा कोई कंपनी लाती है ना, जैसे वीवो लाया या एप्पल लाया, लेकिन जैसे ही एप्पल लाया, वीवो लाया या कोई और कंपनी सैमसंग लाया, उसका देखिएगा वैसा सब कंपनी लाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मार्केट में अगर हम नहीं लाएंगे वैसा, तो फिर मार्केट में ये प्रोडक्ट हमारा नहीं चलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? चलिए फीचर्स कल पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो पढ़ के आइएगा। ओ कल तो टेस्ट है, किसका टेस्ट है?